नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और मनोविज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो वीडियो है वो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, नीट, बीएड, डीएलएड आदि एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इनसे संबंधित एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि उसको बेहतरीन तरीके से समझाया भी जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चूँकि इन सारी परीक्षाओं में हम बच्चों के विकास के बारे में पढ़ते हैं, उनकी वृद्धि कैसे होगी, उनका विकास कैसे होगा और किस तरीके से ये अधिगम को दोनों प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, कोई समस्या है, तो फिर वो अधिगम सही से नहीं कर पाएगा। अगर उसका विकास बेहतर ढंग से समय अनुसार नहीं हो पा रहा है, उनकी अवस्थाओं के अनुक्रम में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का अधिगम जो है वो प्रभावित होता है। इस वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि आखिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उनको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखना है। जैसे कि पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे वैसे इंपॉर्टेंट जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाली वो दो चीज़ें हैं। एक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। हेरिडिटी, ठीक। तो ये वंशानुक्रम किस तरह प्रभावित करता है, जैसे कि आपको पता होगा वंशानुक्रम क्या है। माता पिता या पूर्वजों के द्वारा जो गुणों का हस्तांतरण उनकी संतानों में किया जाता है उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। और वंशानुक्रम ये दिखाता है कि जिस तरह के गुण माता पिता या उनके पूर्वजों में होंगे उसी तरह के गुण उनके बच्चों में भी पहुंचेंगे। तो इस तरीके से अगर माँ बाप बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, तो उनका बच्चा भी प्रतिभाशाली होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ बच्चे को जरूर प्रभावित करती है। यही है वंशानुक्रम। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम बुद्धिमान, हमारी मेमोरी शार्प हो, हमारा आईक्यू लेवल मजबूत हो, तेज हो, ज़्यादा हो, हम प्रतिभाशाली हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है, इसका कहीं ना कहीं एक कारण वंशानुक्रम है। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हस्तांतरित गुण है, जो जीन के माध्यम से जो हमें गुण मिलते हैं, उनका भी योगदान हमारे विकास को प्रभावित करता है या विकास में योगदान उसका होता है। तो यही वंशानुक्रम है। चूँकि यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके से अभी समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वंशानुक्रम को डिटेल से पढ़ने की, ठीक है। तो वंशानुक्रम को आप समझ गए होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वातावरण। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वातावरण, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। अब अगर आपको आपके माता पिता से जो गुण मिले हैं, उन गुणों को अगर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, तो वो गुणों का विकास संभव है कि उतना ना हो जितना होना चाहिए। क्योंकि आपके पास क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को विकसित होने के लिए एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए। जिस तरीके से एक बीज में पौधा बनने की, एक पेड़ बनने की पूरी क्षमता पहले से प्रकृति ने दी ही होती है, लेकिन वो पौधा कितना बढ़ेगा, उसकी वृद्धि कितनी होगी, वो पेड़ बन पाएगा, वो फूल फल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये बात उसके एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि उसे पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उसे प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है, उसे हवा मिलती है कि नहीं मिलती है, उसे उचित जमीन, उर्वर जमीन, उपजाऊ जमीन मिलती है या नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं उसके विकास पर। तो गुण तो है उसके पास क्षमता तो है, आनुवंशिकता ने क्षमता दे दी, लेकिन विकास उसे कितना होगा, अगर हम कितने की बात करेंगे तो डिपेंड करता है उसके वातावरण पर। तो इस तरीके से बाल विकास को ये दोनों मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा भी और भी हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर अलग से बात करें तो आहार। आहार का मतलब यहां पर न्यूट्रिशन से है, न्यूट्रिशन, पोषण। अगर आपको उचित पोषण नहीं मिल पाता तो आपका शारीरिक ग्रोथ जो है, शारीरिक जो वृद्धि है, रुक जाएगी। और जब शारीरिक वृद्धि रुकती है तो ऐसे में मानसिक वृद्धि भी रुक जाती है। कहा भी गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। तो कहीं ना कहीं जो शारीरिक वृद्धि है, जो पोषण है, वो हमारी मानसिक वृद्धि को भी प्रभावित करता है। और अगर मानसिक वृद्धि सही से नहीं, मानसिक विकास सही से नहीं हुआ
तो ऐसी स्थिति में आपका सामाजिक विकास भी नहीं होगा, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आपका शरीर, आपको कोई बीमारी है, आप टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो वो तनाव आपके समाज को भी प्रभावित करता है और समाज जो है आपको भी प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में सामाजिक विकास, नैतिक विकास सारे के सारे जो हैं वो प्रभावित होते हैं, साथ साथ सांवेगिक विकास भी प्रभावित होता है। तो आहार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी बॉडी को मुख्य रूप से जो 6 तत्व हैं, 6 पदार्थ हैं, उनकी आवश्यकता होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों की हमें बहुत ही ज़रूरत होती है। साथ साथ में न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम जो खाते हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए। हम जो खाते हैं वो हमारे बॉडी को जितने पदार्थों की आवश्यकता होती है, जितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, वही लेना चाहिए हम बहुत सारे लोग क्या हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, लेकिन वास्तव में करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए। और जब ऐसा हम करेंगे तो क्या है कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो ये आहार भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अगर उसे उचित न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसे संतुलित आहार नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बीमारियों का वो शिकार हो जाएगा और उससे वो कुपोषित बच्चा हो जाएगा, जिसका फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप चाह करके भी कितने भी अच्छे शिक्षण विधि का इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो बच्चे का अधिगम नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी प्रभावित करता है। अगर बात करें हम अधिगम की, तो कहीं ना कहीं अधिगम भी, लर्निंग भी प्रभावित करता है विकास को। अब ये कैसे प्रभावित करता है? ये अधिगम, अगर किसी बच्चे को, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को अधिगम के अधिक अवसर दिए गए और एक बच्चे को अधिगम के कम अवसर दिए गए, तो आप सोचिए किस बच्चे का विकास अधिक होगा, जिसे अधिगम के अधिक अवसर मिले होंगे। तो ये अधिगम के अवसर पर भी डिपेंड करता है कि बालक का वास्तव में विकास, मानसिक विकास कितना होगा। तो ये भी एक कारक है कि जिस तरह से जिसको जितना ज़्यादा अवसर दिया जाएगा उतना ही वो बालक सीखेगा, उतना ही, क्योंकि अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है और फिर वो जो परिवर्तन है जब आपके व्यवहार में दिखेगा तो समाज में भी परिवर्तन दिखेगा। तो अधिगम भी एक कारक है। अगली अगर बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे आपका थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो ग्रंथियां हैं जो कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करती हैं और इन हार्मोन्स को शरीर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। अगर इन ये हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस होते हैं, अगर इनका स्रावण कम या ज़्यादा होता है, तो ऐसे होने पर बहुत सारी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से शारीरिक ग्रोथ जो है वो उचित तरीके से नहीं हो पाती। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करती हैं। ओके, आगे अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट यहां पर क्या होगा, जैसे रोग की बात करें, डिजीज है ना, डिजीज, ये भी क्या करता है, ये भी प्रभावित करता है, रोग भी प्रभावित करता है। आपको अगर कोई बीमारी है तो क्या आपका पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर अच्छा आहार आप लेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, अच्छा आहार लेंगे तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां सही से काम करेंगी, अच्छा आहार लेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, और जब बीमारी नहीं होगी तो आपका अधिगम, आपका विकास जो है निरंतर अच्छे से चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये भी एक चीज़ है जो कि विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद अगर हम बात करें लिंग भेद। अब लिंग भेद का मतलब क्या है कि महिला और पुरुष होना, यह भी विकास को प्रभावित करता है। जैसे जन्म के समय महिला का जब जन्म होता है तो वो उसका शारीरिक जो वजन है वो बच्चों की अपेक्षा, पुरुष जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी अपेक्षा कम होता है। दुबली पतली लड़कियां पैदा होती हैं और लड़का जो होता है थोड़ा सा वजन उसका ज़्यादा होता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। लेकिन एक समय जब बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का जो समय होता है, जिसे वय संधि बोलते हैं, उस समय जब लड़की वय संधि की स्थिति में होती है, अर्थात बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर रही होती है, तो उसका शारीरिक विकास लड़के की अपेक्षा बहुत ही तेजी से होता है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विभिन्न समयों पर जो है विकास
प्रभावित होता है और ये प्रभावी जो है लिंग भेद की वजह से होता है। यहाँ एक चीज याद रखिए कि लिंग भेद जो है वो अधिगम को कभी भी प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर लिंग भेद को इसलिए लिया गया है क्योंकि शारीरिक जो विकास है उसकी यहाँ पर बात की गई है कि लड़की का विकास जो है, शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा बड़ी तेजी से होता है, ऐसा देखा गया है, इसलिए यहां पर लिए हैं। बाकी अगर अधिगम की बात करें तो अधिगम जो है प्रभावित नहीं होता लिंग भेद से। लड़की जितना तेजी से सीख सकती है उतना ही तेज लड़का भी सीख सकता है, जितना तेजी से लड़का सीख सकता है उतनी तेज से लड़की भी सीख सकती है। इस आधार पर, इस संदर्भ में, अधिगम के संदर्भ में ये लिंग भेद किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता। लेकिन शारीरिक विकास के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो लिंग भेद जो है वो एक प्रभावी कारक माना जाता है। तो इस तरह से जो है हमने देखे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन ढंग से वंशानुक्रम को और वातावरण को समझने वाले हैं, एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे। शायद आपने इसके पहले इस तरह से ना पढ़ा हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।